नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए देहाती समाज का 7वां अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। करीब 3 महीने बाद एक दिन प्रातःकाल के समय रमेश का तारकेश्वर के उस तालाब की सीढ़ियों पर, जिसे दूध सागर कहते हैं, एक स्त्री से अचानक आमना सामना हो गया। थोड़ी दूर के लिए वे ऐसे अभिभूत हो गए और उसके खुले हुए मुख की और ऐसी अभद्रता से टकटकी लगाकर खड़े देखते रह गए कि उन्हें ख्याल ही न रहा कि मुझे तो रास्ता छोड़कर हट जाना चाहिए। उस स्त्री की अवस्था शायद 20 वर्ष से अधिक न होगी। वह स्नान करके ऊपर आ रही थी। उसने जल्दी से हाथ में लिए जल से भरा हुआ घड़ा जमीन पर रखकर गीली धोती के नीचे दोनों बाहें छाती के ऊपर समेटकर सिर नीचा करके कोमल स्वर से पूछा, आप यहाँ कैसे? रमेश के आश्चर्य की सीमा न रही, लेकिन उनकी विहलता अब दूर हो गई। एक तरह हटकर उन्होंने पूछा, क्या आप मुझे पहचानती हैं? हाँ, पहचानती हूँ। आप यहाँ कब आए? उस स्त्री ने कहा। रमेश, आज ही सवेरे मेरे मामा के घर से औरतों के आने की बात थी, लेकिन वे नहीं आई। स्त्री ने फिर पूछा, यहाँ कहाँ ठहरे हैं? रमेश, कहीं नहीं, मैं पहले यहाँ कभी नहीं आया, लेकिन आज के दिन तो जैसे तैसे उनकी प्रतीक्षा में रहना ही पड़ेगा, इसलिए कहीं ना कहीं जगह ढूंढ लूंगा। साथ में नौकर तो है ना? नहीं, मैं अकेला आया हूँ। अच्छी बात है, कहकर ज्यों ही उस स्त्री ने हंसकर सिर उठाया, त्यों ही फिर दोनों की आंखें चार हो गई। लेकिन उस स्त्री ने तुरंत ही आंखें नीची कर ली और मन ही मन कुछ इधर उधर करके अंत में कहा, अच्छा तो फिर आप मेरे साथ आइए। यह कहकर स्त्री ने अपना घड़ा उठा लिया और चलने के लिए तैयार हो गई। रमेश संकट में पड़ गए और बोले, मैं चल तो सकता हूँ, इससे अगर कोई दोष हो तो मैं आपको पहचानता ना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे याद नहीं आया कि आप हैं कौन। आप अपना परिचय दें। अच्छा तो आप यहाँ थोड़ी देर ठहरे, मैं पूजा कर लूँ, रास्ते में चलते चलते अपना परिचय दूंगी। इतना कहकर वह स्त्री मंदिर की तरफ चली गई। रमेश एक टक उसकी तरफ देखते रह गए। यह सोचने लगे कि कैसी विकट और उद्यम यौवनश्री उसकी गीली धोती को भेद कर बाहर निकलना चाहती थी। उसका मुख गठन और चलने का ढंग सब कुछ रमेश के लिए परिचित था, लेकिन उनकी स्मृति के जो किवाड़ इधर बहुत दिनों से बनते हुए किसी तरह खुलते ही ना थे और उसका परिचय होने ही नहीं देते थे। कोई आधे घंटे बाद जब वह पूजा करके बाहर आई, तब रमेश ने फिर एक बार उसका मुख देखा, लेकिन अब भी वह पहले की तरह अधीर चित लिए खड़े रहे। रास्ते में चलते समय रमेश ने पूछा, क्या आपके साथ आपका कोई अपना आदमी नहीं है? स्त्री ने उत्तर दिया, नहीं, दासी है, वह घर पर काम कर रही है। मैं प्रायः यहाँ आया करती हूँ, यहाँ का सब कुछ परिचित है। रमेश ने पूछा, लेकिन आप मुझे अपने साथ क्यों ले चल रही हैं? कुछ देर तक चुपचाप और आगे बढ़ने के बाद उसने कहा, यूँ आपका खाने पीने का बहुत कष्ट होगा, मैं रमा हूँ। रमा ने अपने सामने रमेश को बैठाकर भोजन कराया। कुछ देर बाद पान खिलाया। फिर उनके आराम के लिए अपने हाथ से एक दरी बिछाकर वह दूसरे कमरे में चली गई। रमेश दरी पर आंखें बंद करके पड़ गए। उन्हें ख्याल आया कि मेरा यह 23 वर्ष का जीवन इसी बेला में एकदम से बदल गया है। रमेश को दिन के समय सोने की आदत नहीं थी। उनके सामने जो छोटी खिड़की थी, उसके बाहर नव वर्षा के काले बादल दोपहर को आकाश में भर उठे थे। अधखुली आंखों से वे देख रहे थे। उनकी जो रिश्तेदार स्त्रियां आने वाली थी, उनके आने या ना आने का उन्हें इस समय कोई ध्यान नहीं था। अचानक रमा का कोमल स्वर उनके कानों में सुनाई दिया। वह दरवाजे के बाहर खड़ी होकर कह रही थी, आज जब आपको घर नहीं जाना है तो फिर यहीं क्यों ना रहे? रमेश जल्दी से उठकर बैठ गए और बोले, लेकिन जिनका यह मकान है उन्हें तो मैं अभी तक देख नहीं सका। जब तक वे ना कहें तब तक कैसे रहा जा सकता है? रमा ने फिर वहीं से खड़े होकर उत्तर दिया, वे ही ठहरने के लिए कहते हैं, यह मेरा मकान है। रमेश ने चकित होकर पूछा, यहाँ मकान क्यों ले रखा है? रमा, यह स्थान मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अक्सर यहाँ आया करती हूँ। अवश्य ही आजकल यहाँ कोई नहीं है, पर समय समय पर यहाँ मेरे पैर फैलाने के लिए भी जगह नहीं मिलती। रमेश ने कहा, तो वैसे समय ना आया करो। रमा मुस्कुराकर रह गई। मैं समझता हूँ कि तारकनाथ बाबा पर तुम्हारी बहुत भक्ति है ना? भला मुझसे वैसी भक्ति कहाँ हो सकती है, लेकिन जब तक जीती हूँ चेष्टा तो करनी ही चाहिए। रमेश ने फिर कोई प्रश्न नहीं किया। रमा वहीं चौखट के साथ सटकर बैठ गई और दूसरी बात छेड़ दी। उसने पूछा,
रात को आप क्या खाते हैं? रमेश ने हंसते हुए कहा, जो कुछ मिल जाता है वही खा लेता हूँ। खाने पर बैठने के क्षण भर पहले तक तो मैं खाने के संबंध में कोई विचार ही नहीं करता। अपने रसोइया की विवेचना पर ही मुझे संतुष्ट रहना पड़ता है। रमा, आखिर इतना वैराग्य क्यों? रमेश की समझ में नहीं आया, इसमें मेरा छिपा हुआ उपहास है या रमा की साधारण हंसी। उसने संक्षेप में उत्तर दिया, नहीं, यह केवल आलस्य है। रमा, लेकिन दूसरों के काम में तो आपको कभी आलस्य करते हुए नहीं देखती। उसका कारण है, यदि दूसरों के काम में आलस्य किया जाए तो उसके लिए भगवान के सामने जवाब देना पड़ता है। संभव है अपने कामों में भी देना पड़ता हो, पर निश्चय ही उतना तो नहीं देना पड़ता होगा। रमा ने कुछ देर तक चुप रहने के बाद कहा, आपके पास रुपया है इसलिए आप दूसरों के काम में मन लगा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है। रमेश ने कहा, रमा, मैं उन लोगों की बात नहीं जानता, क्योंकि रुपए होने का भी कोई परिमाण नहीं है और मन लगाने का भी कोई निश्चित मापतौल नहीं। रुपए होने के हिसाब से भी वही जानते हैं जिन्होंने ही काल का भार ले रखा है। रमा ने थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद कहा, लेकिन अभी आपकी वह उम्र ले आई नहीं जिसमें परकाल की चिंता की जाती है। आप मुझसे सिर्फ 3 ही तो बरस बड़े हैं। रमेश ने हंसकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ तुम्हारी उम्र तो और भी परकाल की चिंता करने के योग्य नहीं है। भगवान ऐसा ही करे, तुम दीर्घजीवी हो। रमा, देखिए, मुझे दीर्घजीवी होने के लिए ना कहना, शाप देने के बराबर है। हम हिंदुओं के घर में कभी किसी विधवा के लिए उसका कोई आत्मीय दीर्घजीवी होने की कामना नहीं करता। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उसने फिर कहा, यह बात तो सत्य नहीं है कि मैं मरने के लिए बिल्कुल पैर पसारे खड़ी हूँ, लेकिन अधिक दिनों तक जीते रहने का ख्याल आने से भी मुझे भय लगता है। परंतु आपके बारे में तो यह बात नहीं, इसलिए आपसे जोर देकर कोई बात कहना हो तो मेरे लिए ठिठाई है। लेकिन संसार में प्रवेश करने पर जब दूसरों के लिए माथा पच्ची करना स्वयं आपको ही बिल्कुल लड़कपन जान पड़े, तब आप मेरी यह बात याद कीजिएगा। इसके उत्तर में रमेश ने सिर्फ एक निश्वास छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, जहाँ तक मुझे जान पड़ता है रमा, मैं तो तुम्हारा कोई नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे रास्ते का कांटा हूँ, तो भी सिर्फ एक पड़ोसी के नाते। आज तुमने मेरा जितना आदर सत्कार किया है उतना लोग अपनों से नित्य पाते हैं। मैं तो समझता हूँ कि वे दूसरों के दुख और कष्ट देखकर पागल होकर दौड़ पड़ते होंगे। अभी मैं अकेला बैठा बैठा यही सोच रहा था कि तुमने मेरा सारा जीवन एक ही बार आदि से अंत तक बदल दिया। आज तक किसी ने मुझे इस तरह खाने के लिए नहीं कहा, और ना कभी किसी ने आज तक मुझे इतने आदर और प्रेम से खिलाया। रमा, आज पहले पहल तुम्हारे निकट वह मालूम हुआ कि खाने में भी इतना आनंद आता है। यह बात सुनकर रमा का सारा शरीर रोमांचित होकर सिहर उठा, लेकिन उसने तुरंत ही स्थिर होकर कहा, इसे भूलने में आपको अधिक दिन नहीं लगेंगे, और फिर कभी याद आएगा तो बहुत ही अच्छे रूप, तुच्छ रूप में। रमेश ने कोई उत्तर नहीं दिया। रमा ने कहा, घर जाकर यदि आप मेरी निंदा ना करें तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। रमेश ने फिर धीरे से कहा, नहीं रमा, निंदा नहीं करूंगा और तारीफ भी नहीं करता फिरूंगा। आज का दिन निंदा और तारीफ दोनों से परे है। रमा ने कोई उत्तर ना दिया। पहले तो वह थोड़ी देर तक चुपचाप बैठी रही, फिर उठकर अपने कमरे में चली गई। उस निर्जन स्थान में उसकी आंखों से बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। 2 दिन लगातार पानी बरसने के बाद आज तीसरे पहर आकाश कुछ साफ हुआ। चंडी मंडप में गोपाल सरकार के पास बैठकर रमेश अपनी जमींदारी का हिसाब किताब देख रहे थे कि अचानक कोई 20 किसान रोते हुए आकर कहने लगे, छोटे बाबू हमें बचा लीजिए। अगर आपने नहीं बचाया तो हम लोगों को अपने बाल बच्चों के साथ गली गली भीख मांगनी पड़ेगी। रमेश ने अवाक होकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? किसानों ने कहा, हम लोग की 100 बीघे जमीन पानी में डूब गई। अगर पानी नहीं निकाला जाएगा तो सारा धान बर्बाद हो जाएगा बाबू, गांव का गांव भूखा मर जाएगा। रमेश कुछ समझे नहीं। गोपाल सरकार ने उन लोगों से 1-2 प्रश्न करके सारी बातें रमेश को समझा दी। इस 100 बीघे की खेती का ही सारे गांव को भरोसा है। सभी किसानों की थोड़ी थोड़ी जमीनें उसमें हैं। उसके पूर्व में बड़ा सरकारी बांध है और पश्चिम तथा उत्तर की तरफ ऊंचा गांव है। सिर्फ दक्षिण की तरफ घोषाल और मुखर्जी का बांध है, उसी तरफ से जल निकाला जा सकता है। लेकिन उस बांध से लगा हुआ एक तालाब है, उसमें से हर साल कोई 200 रुपये की मछलियां निकाल कर बेची जाती हैं। इसलिए जमींदार वेणु बाबू ने वहाँ कड़ा पहरा लगा रखा है। ये सब लोग आज सवेरे से ही उनके यहाँ धरना देकर बैठे थे। अभी अभी वहाँ से उठकर रोते रोते आए हैं। रमेश ने कुछ और सुनने की अपेक्षा ना की। वे जल्दी से उठकर चल दिए। जब वह वेणी के यहाँ पहुंचे तब तक संध्या हो चुकी थी। वेणु बाबू एक तकिए के सहारे बैठे तंबाकू पी रहे थे। के पास ही हालदार बैठे थे। शायद इसी बारे में बातचीत हो रही थी।
रमेश ने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, तालाब का बांध रोक रखने से तो काम नहीं चलेगा, इसी से मैं उसे तोड़ देना होगा। कौन सा बांध? वेनी ने हुक्का हलदार के हाथ में दिया और सिर उठाकर पूछा। रमेश उत्तेजित होकर तो आए थे। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, अरे बड़े भैया, तालाब के और कितने बांध हैं? वह बांध अगर न तोड़ा जाएगा तो सारा धान सड़ जाएगा। आप पानी निकालने की आज्ञा दे दीजिए। वेनी ने कहा, तुम्हें यह भी मालूम है कि उस पानी के साथ ही साथ 200-300 रुपए की मछलियां भी निकल जाएंगी। ये रुपए कौन देगा? किसान देंगे या तुम? रमेश ने शांत भाव से कहा, किसान लोग गरीब हैं, वे तो दे नहीं सकते। रह गया मैं, सो मैं क्यों दूं? यह मेरी समझ में नहीं आता। वेणी ने उत्तर दिया, तो फिर मेरी समझ में यह नहीं आता कि आखिर मैं ही अपना नुकसान क्यों करूं। इसके बाद उन्होंने हालदार की ओर देखकर कहा, चाचा, बस इसी तरह हमारे भाई जमींदार की रक्षा करेंगे रमेश। वे सब आज सवेरे से ही यहाँ पड़े पड़े रो रहे थे। मैं सब जानता हूँ। क्या तुम्हारे यहाँ कोई दरबान नहीं था या उसके पैरों में चमरौधा जूता नहीं था? जाओ घर जाकर इसका इंतजाम करो, आपसे आप निकल जाएंगे। वेनी बाबू इतना कहकर हालदार के साथ मिलकर ही करते अपने हंसी मजाक में हंसने लगे। रमेश आज नहीं सहन कर सके, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने को जब्त करके विनीत भाव से कहा, बड़े भैया, आप जरा समझ लें, अगर हम तीनों घर अपने 200 रुपये का नुकसान बचाएंगे तो इन गरीबों का साल भर का अनाज मारा जाएगा। इस तरह उनको 5-7 हजार रुपये की हानि हो जाएगी। होगी तो हुआ करे, वेनी ने कहा, चाहे उनका 5 हजार का नुकसान हो चाहे 50 हजार का। मेरा सारा सदर खोदने से तो 2 पैसे बाहर निकलेंगे नहीं, फिर मैं उन सालों के लिए 200 रुपये का नुकसान कर दूं? रमेश ने अंतिम चेष्टा करते हुए कहा, आखिर ये लोग साल भर खाएंगे क्या? रमेश ने मानो यह कोई बहुत बड़ी हंसी की बात कही हो। इस तरह वेनी बाबू ने एक बार इधर हिल डुल कर, हंसकर, थूक कर और अंत में स्थिर होकर कहा, खाएंगे क्या? देख लेना, सब साले हमारे ही पास अपनी जमीन रहन रखकर उधार लेने दौड़ पड़ेंगे। भाई, जरा अपना दिमाग ठंडा करके काम करो। बड़े बूढ़े इसी तरह से जोड़ बटोर कर यह एक आध जूठा टुकड़ा हम लोगों के लिए छोड़ गए हैं, और यही हम लोगों को बनाकर, संभाल कर, खा पी कर फिर अपने बाल बच्चों के लिए छोड़ जाना होगा। पूछते हो वे खाएंगे क्या? खाएंगे उधार लेकर, नहीं तो ये सारी छोटी जात के और क्यों कहलाते? मारे घृणा, लज्जा, क्रोध और लोभ से रमेश का मुंह और आंख लाल हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना स्वर शांत रखकर कहा, जब आपने निश्चय ही कर लिया है कि इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर खड़े रहकर तर्क करने से तो कोई लाभ नहीं। मैं अब रमा के पास जाता हूँ, अगर वह मान गई तो फिर अकेले आपके ना मानने से तो कुछ ना होगा। वेणी का मुख गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, देख लो जाकर, उसकी राय मुझसे भिन्न नहीं है भाई। वह कोई मामूली लड़की नहीं, उसे फुसलाना सहज नहीं। और तुम तो अभी लड़के हो, तुम्हारे बाप तक को तो उसने नाको चने चने चबा दिए। क्यों चाचा? चाचा की मतामत के लिए रमेश के मन में कोई उत्सुकता नहीं थी, इसलिए वेनी की अत्यंत अपमानजनक बात का उत्तर दिए बिना ही रमेश बाहर निकल गया। रमा ने तुलसी के थाल के आगे दीपक जलाकर प्रणाम करके सिर उठाया ही था कि ठीक सामने रमेश खड़े हुए दिखाई दिए। रमेश, अवश्य ही तुमने सब बातें सुनी होंगी। मैं बांध का पानी बाहर निकालने के लिए तुम्हारी स्वीकृति लेने आया हूँ। उसने सिर पर आंचल खींचकर कहा, भला यह कैसे होगा? और फिर बड़े भैया की राय नहीं? जानता हूँ नहीं है, परंतु केवल उनकी राय ना होने से तो कुछ नहीं हो सकता। रमा ने कुछ देर तक सोचकर कहा, यह तो सही है कि बांध का पानी निकाल दिया जाना चाहिए, लेकिन मछलियों को रोक रखने का उपाय होगा? रमेश, इतने पानी में कोई उपाय नहीं हो सकता। इस साल रुपयों का जो नुकसान होगा वह हम लोगों को सहना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा गांव भूखों मर जाएगा। रमा चुप रही। रमेश ने फिर कहा, तो फिर तुम मंजूरी देती हो? रमा ने कोमल स्वर से कहा, नहीं, मैं इतने रुपए की हानि नहीं उठा सकती। रमेश मारे आश्चर्य के हतबुद्धि रह गए। वह कभी ऐसे उत्तर की आशा नहीं रखते थे। उन्हें विश्वास था कि मेरे अनुरोध करने पर रमा किसी तरह इनकार न कर सकेगी। शायद रमा ने बिना सिर उठाई मन की अवस्था का अनुभव किया। उसने कहा, इसके सिवा यह सारी संपत्ति मेरे भाई की है, मैं तो केवल अभिभाविका हूँ। रमेश, नहीं, उसमें आधा भाग तुम्हारा भी है, नाम के लिए खाली। बाबूजी निश्चित रूप से जानते थे कि सारी संपत्ति अंत में यतीन्द्र को ही मिलेगी, इसलिए वे आधी संपत्ति मेरे नाम लिख गए थे। फिर भी रमेश ने विनीत स्वर में कहा, रमा, ये कितने से रुपए हैं? इस तरह तुम्हारी स्थिति सभी लोगों से कहीं अच्छी है। तुम्हारे लिए यह नुकसान कोई नुकसान तो नहीं। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, इसके लिए तुम इतने लोगों को भूखों मत मारो। मैं तुमसे बिल्कुल ठीक कहता हूँ कि मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा कि तुम इतनी निष्ठुर हो सकती हो। रमा ने उसी प्रकार कोमल भाव से उत्तर दिया, अपनी हानि नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए यदि मैं निष्ठुर हूँ तो निष्ठुर ही सही। आपको यदि इतनी ही दया है तो आप ही वह नुकसान पूरा कर दीजिए ना।
उसके इस कोमल स्वर में उपहास की कल्पना करके रमेश चल उठे और बोले, आदमी खरा है कि नहीं यह रुपए के संपर्क में आने पर ही पहचाना जाता है। इस जगह प्रताड़ना नहीं चलती, इसलिए यहाँ मनुष्य का वास्तविक रूप प्रकट हो जाता है। आज तुम्हारा भी वही रूप प्रकट हो गया, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, बल्कि सदा से यही समझता आया हूँ कि तुम इसके अलावा ऊंची और बहुत ही ऊंची हो, लेकिन तुम वह नहीं हो। तुम्हें निष्ठुर कहना ही भूल है, तुम बहुत ही नीच और बहुत ही छोटी हो। असह्य विस्मय से आंखें फाड़कर रमा ने कहा, मैं क्या कहूँ रमेश, तुम अत्यंत हीन हो, नीच हो, मैं कितना व्याकुल हो उठा हूँ। यह तुमने जान लिया, इसलिए तुमने मुझसे नुकसान पूरा करने के लिए कहा। बड़े भैया भी अपने मुंह से यह बात नहीं कह सके जो बात पुरुष होने पर उनके मुंह से नहीं निकल सकी, स्त्री होने पर तुमने कहने में संकोच नहीं हुआ। मैं इससे भी कहीं ज़्यादा पूरा कर सकता हूँ, लेकिन रमा, आज मैं एक बात तुमसे कहे जाता हूँ, संसार में जितने पाप हैं उन सबसे बढ़कर पाप मनुष्य पर अत्याचार करना है। आज तुमने वही करके मुझसे रुपये वसूल करने की चेष्टा की है। रमा हतबुद्धि की तरह आंखें फाड़े देखती रह गई। उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। रमेश ने फिर उसी तरह शांत परंतु दृढ़ स्वर में कहा, यह ठीक है कि तुमसे यह बात छिपी नहीं है कि मेरी दुर्बलता किस जगह है, लेकिन मैं कहे जाता हूँ कि उस जगह मसलने से अब एक बूंद भी रस नहीं पा सकोगी। इसी के साथ तुम्हें यह भी बतलाया जाता हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं अब भी जाकर जबरदस्ती बांध तोड़ दूंगा और तुम लोगों से हो सके तो रोकने की कोशिश करना। रमेश को यह कहकर चले जाते देख रमा ने पुकारा और बुलाहट सुनकर जब वे पास आकर खड़े हो गए तब कहा, मेरे ही घर में खड़े होकर आपने मेरा इतना अपमान किया, उसका मैं कोई उत्तर नहीं देना चाहती, लेकिन आप यह काम किसी तरह करने से की चेष्टा ना करें। रमेश ने पूछा, क्यों? इतना अधिक अपमान करने पर भी आपके साथ झगड़ा करने की मेरी इच्छा नहीं है। यह बात कहते समय रमा के चेहरे का रंग कैसा पड़ गया, यह बात कहते कहते किस तरह उसके होठ कांप उठे, उसे संध्या का अंधकार होने पर भी रमेश ना देख सके। इसलिए उस समय रमेश के पास ना तो मनोविज्ञान की आलोचना करने का अवकाश था और ना ऐसा करने की उस समय उनकी इच्छा ही थी। इसलिए उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, लड़ाई झगड़ा मैं भी नहीं करना चाहता, लेकिन अब मेरे पास तुम्हारे इस सद्भाव का कोई मूल्य नहीं रह गया, और जो हो अब बात बनाने की जरूरत नहीं है, जाता हूँ। मौसी ऊपर कोठरी में थी, इसलिए उन्हें इन सब बातों का पता न चला। नीचे आकर उसने देखा कि रमा अपने साथ दासी को लेकर बाहर जा रही है। उसने आश्चर्य से पूछा, रमा, इस कीचड़ पानी में रात में कहाँ जा रही हो? मौसी, जरा बड़े भैया के यहाँ जाती हूँ। दासी ने कहा, मौसी, अब तो रास्ते में कीचड़ का नाम भी नहीं है। छोटे बाबू ने ऐसा अच्छा रास्ता बनवा दिया कि अगर सिंदूर भी गिर पड़े तो उठा लिया जाए। भगवान उन्हें जीता रखें, उनकी सांसों में गरीब दुखियों के प्राण की रक्षा हुई है। उस समय रात के लगभग 11 बज चुके थे। वेनी की बैठक में बहुत से लोगों के दबे हुए गले की आवाज आ रही थी। वहीं एक खंबे के सहारे भीषण आकृति वाला एक मुसलमान आंखें बंद किए बैठा था। उसके सारे मुंह पर ताजा खून जमा हुआ था। उसके शरीर के कपड़े भी खून से तर थे, लेकिन वह चुपचाप था। वेनी बहुत ही दबे स्वर में कह रहे थे, अकबर, मेरी बात मानो, थाने चले चलो। अगर मैं 7 बरस के लिए उसे जेल ना भेज दूं तो घोषाल वंश का लड़का नहीं। पीछे की तरफ देखकर कहा, रमा, तुम समझाओ ना, चुप क्यों हो? लेकिन रमा ज्यों की त्यों उसी जगह बैठ रही। अब अकबर अली आंखें खोलकर जरा तनकर बैठ गया और बोला, शाबाश, जरूर छोटे बाबू ने माँ का दूध पिया है, लाठी चलाना खूब जानते हैं। वेनी ने कुछ घबराकर और क्रुद्ध होकर कहा, अकबर, यही बात कहने के लिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। जिसकी लाठी की चोट से तुम जख्मी हुए, उसी रमेश की लाठी से या उसके पछैया नौकर की लाठी से? अकबर के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, बड़े बाबू, वह साला लाठी चलाना क्या जाने? क्यों गौहर, तुम्हारी तो पहली चोट से ही वह बैठ गया था ना। अकबर के दोनों लड़के थोड़ी दूर पर ही चुपचाप बैठे हुए थे। वे भी जख्मी हुए थे। गौहर ने सिर्फ हुंकार लगाया, मुंह से कुछ ना बोला। अकबर कहने लगा, अगर मेरे हाथ में चोट बैठती तो सारा जीता जीना बचता। वह तो गौहर की लाठी थी। बाप रे बाप कहकर बैठ गया। और बड़े बाबू, रमा उठकर उन लोगों के पास आ खड़ी हुई। अकबर उन लोगों के पीरपुर गांव की प्रजा थी। पिछले दिनों लाठी की जोर से उसने इन लोगों की बहुत सी जायदाद पर दखल कर दिया था। इसलिए आज मारे क्रोध और अभिमान से पागल होकर रमा ने उसे बुलवा भेजा और बांध पर पहरा देने के लिए भेज दिया था। उसने एक बार अच्छी तरह देख लेना चाहा था कि रमेश उस पचैया नौकर के बल पर क्या करते हैं, लेकिन उसने स्वप्न में भी आशा नहीं की थी कि वे स्वयं इतने जबरदस्त लठे थे। अकबर ने रमा की तरफ देखकर कहा, मालकिनी। उस समय छोटे बाबू ने उसकी लाठी उठा ली और वह स्वयं जाकर बांध को
रोककर खड़े हो गए। हम तीनों बाप बेटे मिलकर भी उन्हें वहां से ना हटा सके। अंधेरे में उनकी आंखें बाघ की तरह चमकने लगी। उन्होंने कहा, अकबर, तुम बूढ़े आदमी हो, हट जाओ। अगर बांध नहीं तोड़ा जाएगा तो सारे गांव में तुम लोगों की भी तो जमीन है। अब तुम ही समझ कर देखो ना, अगर तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। मैंने सलाम करके कहा, छोटे बाबू, अल्लाह की कसम, तुम एक बार बीच से हट जाओ। तुम्हारी आड़ में खड़े होकर मुंह पर कपड़ा लपेटे जो ये लोग धड़ाधड़ कुदाल चला रहे हैं ना, मैं इन लोगों के सिर तोड़ दूं। वेणी अपना क्रोध ना संभालकर बीच में ही चिल्लाकर बोले, बेईमान, उसको सलाम बजा कर आया और यहाँ शेखी भगाड़ता है। तीनों बाप बेटों ने एक साथ हाथ उठा लिया। अकबर ने कड़ी आवाज से कहा, खबरदार बड़े बाबू, बेईमान मत कहना। हम लोग मुसलमान हैं, सब कुछ सह सकते हैं, पर यह बात ना सहेंगे। इसके बाद अकबर ने अपने हाथ से सिर का कुछ रक्त पहुंचकर और रमा की तरफ देखकर कहा, मालकिन, यह बेईमान कहते हैं। अगर वहां अपनी आंखों से देखते तो इन्हें मालूम होता कि छोटे बाबू क्या चीज है। वेनी बाबू ने मुंह बिगाड़ कर कहा, तो थाने चलकर ही बतलाओ ना कि छोटे बाबू क्या चीज है। बस यही कह देना कि हम बांध पर पहरा दे रहे थे, छोटे बाबू चढ़ाए और हमें मारा। अकबर ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, तौबा तौबा, बड़े बाबू, आप दिन को रात बताने के लिए कहते हैं। वेनी ने कहा, अच्छा तो फिर और कोई बात कह देना। अभी जाकर पहले अपने घाव तो दिखलाओ, कल वारंट निकलवा कर उसे जेल बंद करवा दूंगा। रमा, जरा तुम भी इसे अच्छी तरह समझाओ, ऐसा अच्छा मौका फिर ना मिलेगा। रमा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक बार अकबर के मुंह की तरफ देख लिया। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मालकिनी, मुझसे यह नहीं होगा। होगा क्यों नहीं? वेनी ने कहा। अब की अकबर ने भी चिल्लाकर कहा, बड़े बाबू, आप भी क्या कहते हैं? क्या मुझे शर्म लिहाज नहीं है? मुझे चार गांव के आदमी क्या सरदार नहीं कहते? मालकिन, अगर आपका हुक्म हो तो मैं मुजरिम बनकर जेल काट सकता हूँ, लेकिन फरियादी किस मुंह से बनकर जाऊं? रमा ने कोमल स्वर से केवल एक बार पूछा, तो क्या अकबर थाने नहीं जा सकोगे? अकबर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मालकिन, और सब कुछ कर सकता हूँ, पर थाने जाकर अपने बदन के घाव नहीं दिखला सकता। उठो गौहर, चलो घर चलें, हम लोगों से नालिश फरियाद ना हो सकेगी। इतना कहकर वे सब उठने लगे। वेनी निराशा से उनकी ओर देखकर आंखों से अग्नि की वर्षा करते हुए मन ही मन गाली गलौज करने लगे, और रमा के चुप रह जाने का कुछ भी अर्थ न समझ सकने के कारण भूसे की तरह आग में जलने लगे। जब सब प्रकार से अनुनय, विनय, डांट डपट और क्रोध आदि की उपेक्षा करके अकबर अली अपने लड़कों को लेकर चला गया, तब रमा का हृदय भेदकर एक गंभीर और दीर्घ निश्वास निकल पड़ा और अकारण ही उसके आंखों में आंसू आ गए। आज इतना बड़ा अपमान, इतनी बड़ी पराजय और ऐसी असफलता मिलने पर भी उसे ऐसा लगा जैसे उसके हृदय से बहुत भारी बोझ हट गया हो। पर ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण वह समझ ना सकी। रात भर उसे नींद नहीं आई। उस दिन उसने तारकेश्वर के में सामने बैठकर रमेश को जो भोजन कराया था, उसी का दृश्य उसकी आंखों में तैरने लगा। रमेश ने लड़कपन में किसी समय रमा को प्यार किया था, इसमें संदेह नहीं कि वह प्यार बिल्कुल लड़कपन का था, लेकिन वह कितना गहरा था इसका अनुभव वह पहल तारकेश्वर में कर सके थे, और वह कितना गंभीर था उसका पता उस दिन उसे अधिक पता लगा, जिस दिन संध्या के अंधकार में वह रमा से सारा संबंध बिल्कुल खत्म कर उसके घर से चले गए थे। यद्यपि फिर उस रात वाली घटना के बाद में रमा की दशा ही रमेश के निकट महामरुभूमि के समान जलती थी, किंतु रमेश ने कभी सोचा भी नहीं था कि इससे मेरे सब काम धंधे फीके पड़ जाएंगे। इस ग्रह विच्छेद और सर्वव्यापी आत्मीयता के कारण अब वह पल भर के लिए भी गांव में नहीं रहना चाहते थे, लेकिन उसी समय एक और घटना घट गई जिससे वे फिर सीधे तनकर बैठ गए।